साल 2026 राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अप्रैल 2026 के बाद 5 राज्यों में चुनाव होंगे। इनमें से 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों में बीजेपी के पास तो खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए सब कुछ दांव पे है, क्योंकि सत्ता में भी वही है। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर इन्हीं 5 राज्यों पर चर्चा करेंगे और उन समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन तमाम राज्यों के अंदर राजनीति बदल रही है और नई सरकारों के आने की आहट सुनाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण में विपक्ष के सबसे मजबूत गढ़ तमिलनाडु की। वर्तमान में डीएमके सरकार है वहां पे और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। 2021 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी और उसके सहयोगियों के खाते में कुछ खास नहीं आया। डीएमके ने अकेले 133 सीटें जीती थी और 159 सीटों के बहुमत के साथ, पूरे गठबंधन के बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट डीएमके का रहा। बीजेपी को कुछ नहीं मिला, खाता नहीं खुला। लेकिन इस लेकिन पे जोर इसलिए दिया जाना जरूरी है क्योंकि अप्रत्याशित रूप से बीजेपी के वोट बैंक में तमिलनाडु में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बीजेपी का वोट बैंक यहां बढ़कर 11.24% पहुंच गया लोकसभा चुनाव में, जो कि उसका ऐतिहासिक प्रदर्शन है। इतना वोट बीजेपी को कभी नहीं मिला और यही कारण है कि इन विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी की कोशिश है कि वोट बैंक को 11 से बढ़ाकर 20% तक ले जाया जाए। क्या अन्नामलाई और भाजपा की मेहनत स्टालिन के इस अजय किले में सेंध लगा पाएगी? क्योंकि तमिलनाडु का नतीजा तय करेगा कि दक्षिण की राजनीति का बॉस कौन है। अब इसमें कई बिंदु हैं जिन पर विचार करना बेहद जरूरी है। अगर डीएमके चुनाव जीत जाती है तो स्टालिन का राष्ट्रीय कद बढ़ जाएगा और वो उसी भूमिका में होंगे जिस भूमिका में कभी करुणानिधि या एनटीआर हुआ करते थे और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर स्टालिन हार जाते हैं तो सत्ता में कौन आ सकता है? तो अगर इस समय विपक्ष की बात करें तो बीजेपी बढ़ने की कोशिश कर रही है, अन्ना द्रमुक को साथ ले रही है, लेकिन वहां पे तीसरा खेमा जो एक्टर विजय की पार्टी है टीवीके, उसने तमिलनाडु की पूरी राजनीतिक फिजा को बदल रखा है। देखना यह रोचक होगा कि टीवीके कितना नुकसान स्टालिन को पहुंचा पाती है और कितनी सीटें हासिल कर पाती है। क्योंकि तमिलनाडु में अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो देश में दक्षिण वर्सेस उत्तर का मुद्दा एक बार फिर मजबूत हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण की अगर बात करें तो बीजेपी आंध्र प्रदेश को छोड़कर कहीं भी सत्ता में नहीं है और आंध्र में भी केवल गठबंधन में सत्ता में है। कर्नाटक हाथ से फिसल चुका है और तमिलनाडु में भी अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो फिर वही बात होगी जो पहले से चली आ रही है कि बीजेपी उत्तर और पश्चिमी भारत की पार्टी है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देना चाहती और यही कारण है कि बीजेपी लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि उसके वोट बैंक में इजाफा हो और वोट बैंक 20% तक पहुंचे। अब एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के खिलाफ हो सकती है, लेकिन डीएमके के गठबंधन की एकता जरूरी है, नहीं तो नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से डीएमके के ऊपर हिंदू विरोधी पार्टी की छाप लगी है तो यह देखना बड़ा रोचक होगा कि डीएमके किस तरीके से उस नुकसान से पीछा छुड़ा पाती है। लेकिन बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है, मजबूत होकर उभर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तमिलनाडु का किला दरकेगा या बचेगा? तमिलनाडु में विपक्षी एकता मजबूत होगी या बिखर जाएगी? यह बड़ा रोचक प्रश्न है जिसका सवाल आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं देश के उस राज्य की जहां मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज वाला रहता है, पश्चिम बंगाल। जिस पश्चिम बंगाल पे इस समय बीजेपी की पूरी तरीके से नजरें टिकी हुई है और किसी भी तरीके से बीजेपी जहां की सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन क्या वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि बीजेपी इतनी आसानी से वहां की सत्ता पे काबिज हो जाएगी? देखिए, एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि टीएमसी यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस या लेफ्ट के साथ कतई नहीं जाएगी। पार्टी स्तर पे ये साफ किया जा चुका है। 3 बार से लगातार सत्ता में है ममता बनर्जी, लेकिन इस बार उनको अपने इस पूरे राजनीतिक करियर की सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2021 में ममता बनर्जी ने 213 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। लेकिन इसके सामने का दूसरा पहलू बेहद महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी ने तो 213 सीटें हासिल की, लेकिन सामने लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गए और बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से 77 सीटें हासिल करके जबरदस्त सफलता प्राप्त की। और बीजेपी की जो ये सफलता थी ये कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के पास केवल 3 सीटें थी और उन 3 सीटों से केवल 5 साल बाद में न केवल सीटों के मामले में बीजेपी 77 पे पहुंच गई, बल्कि वोट प्रतिशत भी लगभग 38 पहुंचा। हालांकि कई वामपंथी पत्रकार इस बात को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि 2021 में बीजेपी की हार हुई बंगाल में, लेकिन हार नहीं हुई, वो बीजेपी का उभार था। क्योंकि 2016 के चुनाव तक जिस पार्टी के पास केवल 3 सीटें थी और महज 2-4% वोट हुआ करता था, वो 38% वोट शेयर के साथ 77 सीटें हासिल कर गई। और इसीलिए 2026 का जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।
हालांकि पिछला जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ममता बनर्जी ने जबरदस्त वापसी की, जहां 22 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, वहीं ये आंकड़ा उन्होंने 29 तक पहुंचा दिया। बीजेपी की सीटें कम हुई लेकिन वोट बैंक कम नहीं हुआ है और बीजेपी ये मानती है कि पूर्व में अब ये उसका सबसे मजबूत किला है। गृह मंत्री अमित शाह तो ये दावा तक कर चुके हैं कि 2026 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें हैं भी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनकी सरकार पर हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है बंगाल की, और बांग्लादेशी घुसपैठ और उससे जुड़े जो राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल हैं उन मामलों को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी को पूरे तरीके से घेर रखा है। और अभी जो हालिया SIR का जो काम बंगाल में चला है और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल से भागते दिखाई दिए और SIR के अंदर बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं इन घुसपैठियों के, उससे ये लगने लगा है कि बड़ा उलटफेर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल के इन चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर असर क्या होगा। बात यह है कि अगर TMC चुनाव जीत जाती है, यानी चौथी बार फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो ऐसा संभव है कि वो राज्य को जीतकर राज्य की कमान सौंप दें अभिषेक बनर्जी को और खुद राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री करें, क्योंकि ममता का शुरू से टारगेट रहा है प्रधानमंत्री पद पे दावेदारी। और अगर बंगाल वो चौथी बार जीतती हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और ये शुरुआत बीजेपी के लिए परेशानी का कारण नहीं होगी, बल्कि ये सीधे तौर पे परेशानी बढ़ाएगी राहुल गांधी और कांग्रेस की, क्योंकि ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में आना राहुल गांधी के नेतृत्व को सीधे तौर पे चुनौती होगी इंडिया गठबंधन में, तो उनके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। अगर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती है बंगाल के अंदर तो बीजेपी के लिए तो बड़ा सेटबैक होगा ही, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि बीजेपी अपने वोट शेयर में कितना इजाफा कर पाती है और सीटों में कितना इजाफा कर पाती है, क्योंकि अभी जो सर्वे बंगाल से निकल कर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि माहौल बीजेपी के पक्ष में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अंतर इस बात का है कि TMC की पकड़ बंगाल में हर बूथ तक है और बीजेपी यहीं पर TMC से कमजोर साबित होती है। अब आने वाले दिनों में बीजेपी सुधार इसमें कितना कर पाती है, इसी से उसकी जीत का आधार तय होगा। तीसरा सबसे अहम विपक्षी सत्ता वाला राज्य जिसमें 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं वो है केरल। वामपंथियों का आखिरी गढ़ बच गया है। फिलहाल यहाँ LDF की सरकार है, CPM मुख्य दल है सरकार का, पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में LDF ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आंकड़ा उलट गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस गठबंधन जो है UDF, उसने 20 में से 18 सीटें यहाँ जीती और इस बात का डंका बजा दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में LDF की सत्ता जाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अगर केरल से लोकसभा चुनाव में आई तो वो ये थी कि बीजेपी का पहला सांसद केरल से चुना गया और इसको ना वामपंथियों ने हल्के में लिया ना कांग्रेस ने, और सफलता की इसी कड़ी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है हालिया पंचायत चुनाव में, जहां वाम मोर्चा के गढ़ तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर चुना गया। इन नगरीय निकाय चुनाव में कई जगह ऐसे उलटफेर देखने को मिले हैं जहां 40-40 साल से वामपंथियों के गढ़ रहे इलाके इस बार भगवा में हो गए, यानी बीजेपी के पाले में चले गए। हालांकि अगर केरल में बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो 2016 और 2021 में बेहद आक्रामक अंदाज में उसने चुनाव तो लड़ा, लेकिन सीटों के रूप में खाता नहीं खुल पाया। अब लोकसभा चुनाव में पहली सीट जीतने और नगरीय निकायों में प्रदर्शन के बाद पार्टी की उम्मीद बढ़ी है और पार्टी इस कोशिश में है कि वो वाम मोर्चा के दरकते गढ़ में अपनी सेंधमारी करे। दरअसल बीजेपी ये जानती है कि UDF इस बार सत्ता में आ सकता है, लिहाजा बीजेपी का पूरा फोकस LDF यानी वाम मोर्चा के वोट बैंक के ऊपर, क्योंकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिंदू पार्टी के रूप में वाम मोर्चा की पहचान है, क्योंकि वहां का अधिकांश हिंदू वोट जो है वो वाम मोर्चा को पड़ता है और इसी हिंदू वोट बैंक पे बीजेपी की नजर है। यही कारण है कि कांग्रेस से लड़ाई लड़ते हुए भी बीजेपी वामपंथियों के इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, जो धीरे धीरे सफल होती हुई भी दिख रही है। अब आने वाले दिनों में कितनी सफलता इसमें मिल पाती है ये बीजेपी के जो संगठन है उसकी तैयारियों पे निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि केरल के अंदर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आ सकती है, लेकिन कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा या LDF फिर भी जिंदा रहेगा, यह देखना बेहद रोचक रहने वाला। अब चौथा जो राज्य है जहां 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं वो है असम, और असम एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है इस साल जिनमें चुनाव हो रहे हैं उनमें जहां बीजेपी सत्ता में है। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं और अभी तक की स्थिति का अगर आकलन करें तो बीजेपी यहां बेहद मजबूत स्थिति में है और यही कारण है कि कांग्रेस ने बाकी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि एकजुट विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा सके। हेमंत बिस्व शर्मा तीसरी बार जो जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं प्रदेश में,
उसका सीधा सीधा आधार है राष्ट्रीय सुरक्षा और बदलती डेमोग्राफी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 75 सीटें जीती थी, जिनमें से अकेले 60 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। और सीएम बनने के बाद से हेमंत बिस्व शर्मा ने आसाम की बदलती डेमोग्राफी को पूरा मुद्दा बनाया और उसी के ऊपर लगातार 5 साल से वो काम कर रहे हैं। लिहाजा पूरी तरीके से चाक चौबंद स्थिति में आसाम में इस समय बीजेपी दिखाई देती है और बीजेपी की स्थिति मजबूत भी वहां दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि आसाम के इन चुनाव परिणामों का असर क्या आएगा। तो असर ये रहेगा कि अगर बिस्व शर्मा लगातार तीसरी बार बीजेपी को जिता देते हैं तो उनका कद बीजेपी में निश्चित रूप से बढ़ेगा। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र और 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी से भी शर्मा को सामना करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के पक्ष में जो मुख्य आधार है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ, वहां के डेमोग्राफी में हो रहा चेंज और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, और ये सीधे तौर पे पब्लिक को अपील कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पे आसाम की जनता बीजेपी से जुड़ रही है। अब आगे जिस चीज पे चर्चा होनी चाहिए वो ये है कि इन सभी राज्यों के चुनाव के जो नतीजे हैं वो राष्ट्रीय राजनीति को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अगर विपक्षी दल फिर से चुनाव जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन देश भर में मजबूत होगा। ममता और स्टालिन जैसे नेता राष्ट्रीय स्तर पे उभरेंगे और राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर, क्योंकि बीजेपी का साफ टारगेट है कि बीजेपी कांग्रेस को परास्त कर चुकी है इंडिया में। अब बीजेपी के टारगेट के ऊपर क्षेत्रीय दल है। उड़ीसा और बिहार का उदाहरण हमारे सामने है, जहां बीजेपी ने बीजू जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को हराते हुए सत्ता हासिल की। तो अब बीजेपी की पूरी राजनीति क्षेत्रीय दलों को हराने पर फोकस है और इसके साथ साथ अगर बीजेपी इसमें सफल होती है तो दक्षिण और पूर्वी भारत में उसका विस्तार भी तय है। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे ये चुनाव निर्णायक होंगे वो होगा फ्रीबीज का। बिहार में बीजेपी की जीत के ऊपर तमाम विपक्षी दलों का यह कहना था कि यह जीत बीजेपी की खुद की जीत नहीं है, 10,000 रुपए बांटे तो चुनाव जीत गए। अब इसी तरीके की फ्रीबीज की योजनाएं ममता बनर्जी ने और तमिलनाडु में स्टालिन ने चला रखी हैं दुनिया भर की। अगर दोनों पार्टियां हारती हैं तो यह नैरेटिव गलत साबित होगा कि खाली फ्रीबीज के आधार पर राज्यों में चुनाव जीता जा सकता है। हालांकि हमने इसका उदाहरण राजस्थान में भी देखा था, जहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम तरह की मुफ्तखोरी की योजनाएं लागू की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चुनाव में हारना पड़ा। लेकिन अब अगर बंगाल और तमिलनाडु में ममता बनर्जी और स्टालिन चुनाव हारते हैं तो फ्रीबीज को लेकर जो एक शगुफा विपक्ष ने छोड़ा था उस पर भी विराम लग जाए। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी एक मजबूत और निर्णायक फैसला आएगा इन चुनाव के माध्यम से, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ बहुत बेहतरीन रही है। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की गई कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, लेकिन वो भी गलत साबित हुई। यानी कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था हर मोर्चे के ऊपर इस समय बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इन चुनाव में इस पर भी नतीजा आएगा कि अर्थव्यवस्था में जिस तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको जनता ने स्वीकार किया या नहीं किया। तो अंत में सिर्फ इतना है कि ये चुनाव केवल राज्यों के मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा आखिर कौन होगा और विपक्षी गठबंधन में तब तक जान कितनी बचेगी। भाजपा क्षेत्रीय दलों को एक एक करके चुनौती दे रही है, जैसे बिहार में हुआ, फिर उड़ीसा में हुआ और अब बंगाल और तमिलनाडु निशाने पर है। अप्रैल के चुनावी नतीजे भारत की अगली राजनीति की दिशा निश्चित रूप से तय करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।